अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यू ऑल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सेकेंड क्लास HTML की। तो आई होप कि आप सब ने प्रैक्टिस की होगी अपने फर्स्ट क्लास की। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आ रही होगी HTML के अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, तो क्वेश्चन कर सकता है अभी स्टार्टिंग में। लास्ट जो क्लास ली थी हमने उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट्स को लास्ट क्लास के हवाले से? नहीं नो सर, नहीं। सर। अच्छा अभी है। जी बोला। कोई क्वेश्चन है? सर जो हमने टाइटल पेज पे जो नाम दिया था, जी नहीं जा रहे। हेलो बोलो, कंटिन्यू करो आप। भैया, नेटवर्क बस स्लो। असगर आप कंटिन्यू करो, क्या क्वेश्चन कर रहे थे? शायद आपका इंटरनेट स्लो है। सर वो जो हमने टाइटल पेज पे जो नाम दे रहे थे उसको बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं? टाइटल पेज को भी नहीं कर सकते, जो हम हेड के अंदर टाइटल लिख रहे थे उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी ठीक है, जस्ट टाइटल हम लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? नो सर। हम चलें तो आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि आज हमारा टॉपिक क्या होगा। तो लास्ट टाइम हमने स्टाइल तक पढ़ा था कि किस तरह से हम इनलाइन CSS यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बेसिकली किस लिए हमारे पास यूज हो सकती है कि अगर टेक्स्ट को हमें कोई फॉर्मेट वगैरह करना हो, जैसे बोल्ड, इटैलिक वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। तो HTML जो है के पास कुछ एलिमेंट्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए, तो आज हम जरा उनको देखेंगे। और जो लास्ट क्लास में हमने किया था, पहले मैं तो इस प्रोजेक्ट को रन करवाऊँ। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया था और उस फोल्डर का नाम हमने रखा था वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ से देखो, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये हमारा था लास्ट क्लास तक, तो हमने यहाँ तक जो है ना हमने रोक दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग को यूज करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के लिए मैं सबसे पहले लेने जा रहा हूँ एक पैराग्राफ। कि तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अगर इसको मुझे सेंटर करना है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम स्टाइल का टैग यूज करेंगे जो बेसिकली इनलाइन CSS कहलाता है। तो यहाँ पे हमें करना था टेक्स्ट अलाइन सेंटर। नॉर्मली जस्ट मैंने इसको सेंटर किया और अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट है HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स की। अब उससे सबसे पहले हमारे पास क्या है, बोल्ड टेक्स्ट। यानी अगर हमें टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है बोल्ड के एलिमेंट को या बोल्ड के टैग को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बोल्ड के टैग को किस तरह यूज करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज फॉर्मेटिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मेटिंग है मुझे सिर्फ जस्ट फॉर्मेटिंग को बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, बी लिखूंगा। ठीक है, और बी के बाद जैसे मैंने कहा था कि हम HTML के अंदर जिस भी टैग या एलिमेंट टैग को हम ओपन करते हैं तो उसे हमें हैंड करना जरूरी होता है। और सेकंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स या टैग्स हमारे पास होते हैं जो सिर्फ वन लाइन होते हैं, यानी जिस
जैसे ही हम ओपन करते हैं सेम उसी लाइन के एड पे हमें क्या करना होता है, उनको क्लोज करना होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है दिस इज फॉर्मेटिंग। मुझे जस्ट फॉर्मेटिंग को बोल्ड करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, स्टार्टिंग टैग जो है बोल्ड का मैंने फॉर्मेटिंग से पहले ओपन किया, और एंड टैग मैंने क्या किया, फॉर्मेटिंग के लास्ट में मैंने जो है क्लोज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, रिफ्रेश जैसे ही मैं पेज को करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज फॉर्मेटिंग। एक बात याद रखना, जब भी आप चेंजेस करो तो लाजमी है कि आपको रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो क्या हुआ, दिस इज फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पे आ गई। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, यानी इसका काम भी जो है सेम है। ये भी क्या करेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करेगा। ठीक है, HTML बोल्ड एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, ब्राउजर को सॉरी ये तो बोल्ड का है। और स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा कि ब्राउजर को बता रहा होगा कि ये टेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट है। HTML strong element defines text with strong importance. ठीक है, the content inside a typically displayed in bold। तो आप ये बोल्ड लिखो या स्ट्रॉन्ग लिखो, उनका काम सेम होगा कि इसके रिजल्ट जो है आपको स्ट्रॉन्ग ही मिलेगा, यानी बोल्ड मिलेगा। लेकिन ये क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग जो है इम्पोर्टेंस है। ठीक है, यानी इसकी इम्पोर्टेंस देगा ज्यादा टेक्स्ट को। तरीका बिल्कुल सेम है। अगर मैं सेम पैराग्राफ को जो है मैं कॉपी को पेस्ट करूं, और यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ के अंदर ऑटोमेटिकली जो है लाइन ब्रेक लगा हुआ है, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। अब देखो दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं है। जैसे उसमें ये कि स्ट्रॉन्ग जो है इम्पोर्टेंस है, उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, और बोल्ड की नहीं है, और कोई इसमें कोई डिफरेंट मौजूद नहीं। अच्छा, उसके बाद हम क्या आते हैं, इटैलिक और एम्फेसिस। ठीक है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ये क्या करते हैं दोनों, इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा अगर हमें करना हो टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इटैलिक या एम्फेसिस यूज करते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि HTML italic element defines a part of text in an alternate voice or mode। ठीक है, the content inside typically displayed in italic। The I tag is often used to indicate a technical term, a press from another language, a thought, a shape name, etc। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की होती हैं ऑलरेडी HTML में। तो जरा सा इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इनको यूज करने का तरीका बेसिकली क्या है, तो सेम मैं करूंगा। अगर मैं इसको सॉरी चलें, स्ट्रॉन्ग हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको इटैलिक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम बोले कि आपको इटैलिक भी होना है और बोल्ड भी होना है। तो देखिए इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। तो सेकंड हमारे पास क्या था, सेव किया हमने। सेव के बाद यहाँ पे आके हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तकरीबन दोनों में चीजें बिल्कुल सेम है। तो एम्फेसिस बेसिकली ये नया टैग है, और इटैलिक जो है पुराना हो गया है। सेम इसी तरीके से अगर हम बोल्ड की बात करें तो बोल्ड भी हमारे पास क्या है, पुराना हो गया, पुरानी है, यानी जब से स्टार्टिंग से जैसे HTML हमारे पास आई है तब से बोल्ड टैग है हमारे पास। और सेकंड स्ट्रॉन्ग जो है ये पहले नहीं था, HTML5 के अंदर ये हमारे पास आया। अच्छा, ये स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, क्या करता है, स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, स्मॉल टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए यूज हो रहा है। तो नॉर्मली अगर इसके एग्जांपल यहाँ पे देख लो, कि अब इसके लिए मुझे यहाँ पे यहाँ देखो कि एक पैराग्राफ हमने लिखा है, सेम चीजें हमने लिखी हैं। एक पैराग्राफ में नॉर्मल लिखा है और एक हमने क्या लिखा है, स्मॉल टैग के साथ। तो अब इन दोनों में जरा सा डिफरेंट देख लो कि डिफरेंस क्या है।
इसने क्या किया स्मॉल ने कि सेम टेक्स्ट को उसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दी। ठीक है, जैसे कि नाम ही इसका क्या है हमारे पास स्मॉल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे मार्क एलिमेंट। ठीक है, मार्क एलिमेंट क्या करेगा, सिंपली ये मार्किंग कर रहा है हमारे पास। जस्ट ये छोटे छोटे टैग हैं, तरीका इसका समझा दिया कि किस तरह से ये यूज होंगे। तो अब आप जब प्रैक्टिस करोगे इसकी बार बार तो ये आपके जहन में बैठ जाएंगे। ठीक है, मार्क डॉक्यूमेंट ये क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ पे मार्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास डिलीट। ठीक है, डिलीट क्या कर रहा है कि इसको जैसे हम लोग देखते हैं ना स्ट्राइक ट्रू। स्ट्राइक ट्रू बेसिकली क्या होता है कि जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को हम बीच से एक लाइन मार देते हैं, इसको काट देते हैं। तो सेम काम क्या कर रहा है यहाँ पे डिलीट का जो टैग है वो क्या कर रहा है हमारे पास सेम काम कर रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो माई फेवरेट कलर इज जो ब्लू है वो क्या हो गया है कट गया है, और रेड क्या हो गया हमारे पास आ रहा है। अच्छा, अब इसमें इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं डिलीट के टैग को। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का ओल्ड प्राइस जो है उसकी रेट ज्यादा होती है और उसकी जो न्यू रेट है यानी ओल्ड रेट ज्यादा होगी और न्यू रेट कम होगी, तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं कि ओल्ड जो रेट ज्यादा होता है उसको काट के जो कम वाला रेट होता है उसे डिस्प्ले करते हैं। तो इस जगह पे आप इसको डिलीट को यूज कर सकते हो। अच्छा, अब क्या है insert element। ठीक है, the HTML insert element defines a text that has been inserted into a document. Browser will usually underline inserted text। अब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी टेक्स्ट होते हैं आपको क्या करना है अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे हम लोग इंसर्टेड टेक्स्ट यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया था डिलीट यूज किया था, तो डिलीट का अपने पास रिप्लाई क्या आ रहा है ब्लू। और जब इंसर्ट का जो है टैग यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है हमारे पास अंडरलाइन आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपर स्क्रिप्ट। ये नॉर्मली क्या है हमारे पास, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं H1 लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि पानी का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है H2O। ठीक है, तो इसको जरा सा मैं सेंटर भी कर देता हूँ। अब लेकिन फार्मूला जो है पानी का उसके अंदर ये जो टू है ये हमेशा कहाँ होता है नीचे होता है। तो टू को नीचे करने के लिए हमारे पास क्या यूज होता है सब स्क्रिप्ट के जो टैग है वो यूज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा सब और यहाँ पे टू के पास आके हमने क्या कर दिया इसको क्लोज कर दिया। अब क्या होगा कि ये टू को नीचे शो करेगा। अच्छा, अगर अब जब हमें उसको ऊपर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे देखो उसने क्या किया टू को ऊपर भेज दिया। नॉर्मली आप MS वर्ड वगैरह के अंदर भी जो है सेम ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीजें थी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है ऐड एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस टू द वर्ड। क्या करना है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टू द वर्ड्स डिग्रेशन इन द पैराग्राफ बिलो। अब यहाँ पे क्या करना है इम्पोर्टेंस जो है हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, आंसर जो है आपका बिल्कुल सही था। अच्छा, अब क्या एम्फेसिस द वर्ड मेट्रोपॉलिटन इन द नेक्स्ट बिलो। अब मुझे क्या करना है कि एम्फेसिस करना है, तो एम्फेसिस के लिए हमें क्या यूज करेंगे EM जी EM टैग
एम टेक्स्ट हम यूज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाईलाइटिंग द वर्ड फन इन द नेक्स्ट टेक्स्ट बिलो। तो हाईलाइट के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? मार्क। ठीक है, अप्लाई सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग टू द नंबर 2 इन द टेक्स्ट बिलो। अब क्या करना है, हमें सबस्क्रिप्ट प्रोवाइड करना है यहाँ पे जो मैंने सिखाया था। तो क्या करेंगे यहाँ पे? Subtext Subtext. use करेंगे। Add a line through strike out the letters below in the text below। अब हम क्या करना है, जो टेक्स्ट है हमारे पास below, हम चाहते हैं कि इसके बीच में एक लाइन आ जाए, कट जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Del. DEL। Del. तो delete डिलीट का जो है हम यूज करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। और जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करना है उनसे भी जो है मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, इससे दूसरे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप आंसर सही दें या गलत दें, उसमें कोई मार्किंग नहीं हो रही, ना कोई डांट रहा है आपको, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पार्टिसिपेट करते रहें, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट थे कि जिनको यूज करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, कोटेशंस। अच्छा, अब यहाँ पे कोटेशंस के अंदर हम क्या करेंगे, हम और कुछ टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल एड्रेस है, एप्रिशन है, ब्लॉक क्वाइट है और क्यों है, ठीक है। तो अब मैं इनको थोड़ा सा बता दूं कि बेसिकली ये क्या है। अभी जितनी आप चीजें पढ़े ये बेसिकली बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी हम टेबल लिंक्स वगैरह पढ़ लें तो उसके बाद हम थोड़ी सी डिजाइनिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, और ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले पास हमारे पास क्या है, ब्लॉक कोड। अच्छा, अब ये क्या करेगा हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इनको, क्योंकि हमें आगे दूसरी चीजें पढ़नी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ब्लॉक पॉइंट और कोटेशंस बेसिकली है क्या? अब देखो, पैराग्राफ अपने दे दिया तो उसमें क्या हो रहा है कि सिंपली हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है, और जब हम ब्लॉक पॉइंट यूज कर रहे हैं यानी कोटेशंस यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ एक तो जस्टिफाई भी है, ठीक है, और सेकंड क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड से हमने उसको थोड़ा सा इंटेंट दे दिया, यानी जैसे अगर एमएस वर्ड के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी पैराग्राफ को, हम कंट्रोल एम करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट इंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कोटेशंस का काम देखो नॉर्मली यही हो रहा है। और सेकंड हमारे पास क्या है, क्यू, स्मॉल कोटेशंस के लिए जो है ना, शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली कोटेशन हमारे पास डबल कोटेशंस जो है ये यूज करता है। So, अब यहाँ पे देखो इस लाइन को, सेकेंड लाइन को, कि WWF गोल इज टू, उसके बाद हमने क्या किया, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मोनी विद नेचर। तो ये क्यू कोटेशन हमने यहाँ पे लगा। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल कोटेशन जो है यहाँ पे आ रहा है, और एंड में भी डबल कोटेशन आ रहा है। अब एक चीज और नोट करो कि मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता डबल कोटेशंस को, ठीक है। तो शॉर्ट कोटेशंस के लिए हम यूज करते हैं क्यू को। उसके बाद क्या, HTML एब्रीविएशन फॉर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएशंस बोलते हैं। अच्छा, ये क्या करता है, डिफाइन करते हैं एब्रीविएशंस और एनी एक्रोनियम लाइक HTML CSS मिस्टर डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी जो चीजें हैं उन सबको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एब्रीविएशंस यूज करते हैं। अच्छा, मार्किंग एब्रीविएशंस कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर्स, ट्रांसलेशन सिस्टम एंड सर्च इंजन्स, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को ये बहुत इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोग्राम को। नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट। अब यहाँ पे देखो, जब हमने एब्रीविएशन के अंदर हु को रखा तो उस हु के अंदर क्या हो रहा है, एक तो डॉट डॉटेड जो है लाइनें आ रही है नीचे, और सेकंड क्या हो रहा है कि वो वाज़ेह तौर पर शो भी हो रहा है, ठीक है।
तो जस्ट इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिस्टर, तो यहाँ पे देखो मिस्टर हमारे पास आ गया। ये लाइन हम खत्म कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये बॉर्डर आ रहा है इसके नीचे, हम CSS से इन ये सारी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं इसीलिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, एड्रेस। एड्रेस किस लिए यूज होता है, ये कंटेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, डिफाइन करता है कंटेंट इंफॉर्मेशन फॉर द ऑथर और ऑनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एन आर्टिकल। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कुछ लिख रहे हो, लेटर वगैरह, उसकी राइटिंग स्टाइल कुछ चेंज होती है, या नीचे जो साइन करता है बंदा, तो उसकी भी क्या होती है कि राइटिंग स्टाइल चेंज होता है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है टेक्स्ट का। तो एड्रेस जो हमारे पास है, तो यहाँ पे देखो हमने जस्ट क्या किया, एड्रेस लिखा है ना, यहाँ पे हमने इटैलिक लिखा ना, हमने एम्फेसिस लिखा, हमने कुछ भी नहीं लिखा। हमने जस्ट क्या किया, एड्रेस के टैग के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। तो उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अभी क्या है, साइट, ठीक है। साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, फॉर एग्जांपल बुक, पोयम, सॉन्ग, मूवी, पेंटिंग वगैरह। अ पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ अ वर्क। अच्छा, अब किसी भी चीज के टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये क्या है, साइट। साइट में क्या किया है हमारे पास, द स्क्रीम। अब यहाँ पे देखो, जो द स्क्रीम हमने यहाँ पे साइट के अंदर लिखा था, तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इसको इटैलिक वगैरह कर रहा है। ये किसका माइक है, मैं प्लीज आप माइक, ठीक है। साइट से क्या कर रहा है, उसके जो है फॉर्मेटिंग स्टाइल को चेंज कर रहा है। मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि किसी बुक या आर्टिकल वगैरह के टाइटल को जो है लिखने के लिए हम इस तरह से फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, बी डायरेक्शनल ओवरराइड। अब ये क्या करता है, डायरेक्शनल क्या करता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर आप यहाँ पे इस लाइन को देखो, वीडियो हमने लिखा और उसका डायरेक्शन हमने क्या दिया, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब दिस लाइन विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट में यहाँ पे देखो, ये क्या था हमारे पास, अब यहाँ पे टी था एंड में, तो टी पहले आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एल आ रहा है। यहाँ पे देखो TFEL, यानी इसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिवर्स कर दिया, या पूरे के पूरे सेंटेंस को रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम लिखें लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सीधा हो गया। बेसिकली यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को सेट कर रहे होते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, इस टैग के अंदर वो किस तरह से शो हो, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज है हमारे पास, तो इस एक्सरसाइज को जरा देखें कि क्या लिखा हुआ है। यूज एन HTML एलिमेंट टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर्स टूल। अब आपको कोटेशन मार्क जो है वो ऐड करना है, किस तरह से ऐड करेंगे, सर क्यू ठीक है, गुड। हमने क्या यहाँ पे ऐड किया, क्यू किया। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, द टेक्स्ट बिलो शुड बी अ quoted section. Add the proper HTML element to it and specify that it is quoted from the following URL, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, URL तो लिख दिया कि कौन सी URL से ये आ रहा है। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे देखो ये वाला है कोटेशन वाला, जो सबसे फर्स्ट हमने यूज किया था, ये रहा ब्लॉक क्वाइट। और साइट आएगा कि हमने, साइटेशन बेसिकली क्या है कि ये जो टेक्स्ट है हमने इस वेबसाइट से कॉपी किया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वाइट ऑफ साइट स्लैश ब्लॉक क्वाइट। स्पेलिंग शायद मिस्टेक है। सर QUOT एंड में ई, एंड में ये है।
लेकिन ई का तो ये जगह ही नहीं दे रहा है। तो आंसर इसका चेक कर लेते हैं कि आंसर बेसिकली है क्या। आंसर सही है तो एंड में ये है। तो ठीक है, यहाँ पे तो सही सही है। सब क्या करना है, चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन, मेक द टेक्स्ट बिलो गो राइट टू लेफ्ट। मैं राइट टू लेफ्ट को जो है टेक्स्ट को सेंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, RTL। तो करेंगे वीडियो भी आएगा और उसके बाद क्या आएगा, RTL डायरेक्शन इज इक्वल टू RTL। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीडियो वीडियो है, वीडियो है। BDO। तो लिखिए वीडियो DIR ना। आपने सर DBO को क्लोज किया ना। अच्छा, सही नहीं थी, ठीक है। क्या कहता है, लेटर in the text below is an abbreviation of World Health Organization। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, AWR। अब यहाँ पे क्या आएगा, शायद साइड था यहाँ पे, एब्रीविएशन, टाइटल। और यहाँ पे क्या आएगा, PBR। तो ये हमारे पास क्या थे, कोटेशंस। अच्छा, कमेंट सबने पढ़े होंगे अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी। कमेंट पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जी सर। किस लिए यूज सर होते हैं। सर कोई भी लाइन क्या नाम है रन नहीं करवानी तो उसको कमेंट करते हैं हम। और कोई स्टूडेंट, और कौन बताएगा सर किस लाइन लिए। कट रही है। सर हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम उसको उसमें फिलहाल उसको यूज ना उसको कर सके, उसको थोड़े टाइम के उसको हाइड कर दे उसमें से। एक बात याद रखना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कहीं पे भी हो, कमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम लोग किसी लाइन को हाइड कर रहे हैं या कुछ और, बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जांपल हम डिजाइनिंग कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है कि एक पेज के अंदर हजारों लाइनें हम लिखते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब हमें याद नहीं रहता कि ये फंक्शन हमने किस लिए यूज किया था। अगर हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर या इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो हमें ये पता नहीं होगा कि ये वेरिएबल ने किस लिए डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल 2000-3000 लाइनों का हमने एक प्रोग्राम लिखा है, तो हम क्या करते हैं अपने कोड को समझने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कमेंट लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि ये इस लाइन या इस फंक्शन के अंदर या इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग किसी चीज को हाइड करने के लिए जो है कमेंट करते हैं। और सेकंड बात ये है कि कमेंट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो हमें शो नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे वो डिजाइनिंग हो। तो ये कॉन्सेप्ट है टोटली मोस्टली कमेंट्स का। तो HTML के अंदर कमेंट को स्टार्ट हम इस तरह से करते हैं और क्लोज हम इस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कंट्रोल रिफ्रेश हमने किया, तो ये हमारे पास क्या था, पानी का फार्मूला था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेटर देन
नॉट इक्वल, नॉट का साइन लगाया, माइनस माइनस, ठीक है। और क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से। देखो ये स्टार्टिंग कमेंट है और ये क्या है, क्लोजिंग कमेंट। अब ये क्या करेगा कि वाटर इसने आउट कर दिया। अब वाटर जो आउट हुआ है, जैसे मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है कमेंट करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने किस लिए ये फंक्शन वगैरह यूज किए। और सेकंड, अगर आप अभी बोलोगे कि H1 क्लोज हो गई है, तो मैंने ये बताया था कि कमेंट के अंदर जो कुछ भी आता है वो हमें कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा ब्राउजर के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट ये हमारे समझने के लिए होते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि हम कमेंट जो है किसी भी कमांड वगैरह को हाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब वो इसके अंदर एक और चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि आपको सिंगल लाइन कमेंट भी सेम इस तरह से देना है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी आप सेम तरीके से देंगे, ठीक है। अच्छा, आप कंटेंट वगैरह को, जैसे मैंने कहा कि जो चीज भी कमेंट के अंदर आ सकता है उसको क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, आपको शो नहीं होगा ब्राउजर में। लेकिन ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी टैग को जो है हाइड करने के लिए यहाँ पे कमेंट दिया गया है। अगर कोई टैग हाइड करना होता तो उससे हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों लिखे उस टैग को या उस प्रोग्राम को। अच्छा, देखिए यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यू कैन आल्सो हाइड मोर देन वन लाइन, एवरीथिंग बिटवीन स्टार्टिंग टाइम एंड द एंडिंग टाइम विल बी हिडन फ्रॉम द डिस्प्ले। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी तमाम की तमाम हाइड हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, हाइड इनलाइन कंटेंट, यानी आप पैराग्राफ के अंदर भी अगर कुछ लिखा हुआ तो आप उसको भी हाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना सम, तो हमने क्या किया, स्मॉलर जो था उसको हमने हाइड कर दिया, यहाँ पे गायब हो गया। तो दोनों सेम टेक्स्ट हैं तो यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे क्या है, HTML एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब नॉर्मली यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमें कमेंट करना है तो टैग लगेगा। स्टार्टिंग टैग आएगा कमेंट का, जिसे हम लोग बोलते हैं लेस देन, नॉट का साइन और ले, माइनस माइनस। नॉट माइनस माइनस। यहाँ पर भी कमेंट सेम ही होगा। अब आते हैं कलर्स के ऊपर। अब तो मुझे कौन बताएगा कि बेसिकली कलर्स किस लिए, किस तरह, कितने टाइप के कलर्स होते हैं, कलर कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन के अंदर, जो भी हमारी पास चार LCD कलर्स होते वगैरह है। हैं, RGB का मतलब क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू सर। और तो स्टूडेंट, अच्छा एक बात याद रखना कि हम जब भी कभी भी कोई भी डिजाइन बना रहे हो, चाहे वो हमारे पास फोटोशॉप में हो, इलस्ट्रेटर पे हो या वेब बेस हो, ठीक है, अगर हम उस डिजाइन को स्क्रीन के लिए लगा रहे हैं, स्क्रीन से मुराद के मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, मोबाइल के लिए हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया भी हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, या तो LCD पे होता है या वो टीवी पे होता है। तो जब आप स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे होंगे तो आपको हमेशा जो कलर स्कीम है वो क्या रखना है, RGB रखना होगा, यानी रेड ग्रीन ब्लू रखना होगा। और प्रिंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पेनाप्लेक्स वगैरह हमारे पास प्रिंट हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, CMY के, यानी सियान मजेंटा येलो कत्थई। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो कि HTML कलर आर स्पेसिफाइड विद प्री डिफाइंड कलर नेम्स और विद RGB हेक्सा
हेक्साडेसिमल आरजीबी है और HSLA वैल्यूज। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास फंक्शंस हैं। इन फंक्शन के जरिए भी हम कलर डिफाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कलर हमारा डिफाइन किस तरह से हो सकता है, नेम के जरिए। जैसे हम लिखते हैं ऑरेंज, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, वाइट, तो नॉर्मली हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ। मैंने लिखा, पहले मैंने क्या लिखा, मैंने बोला कलर क्या कर दो इसका, ऑरेंज कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, ऑरेंज। तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन थोड़ा सा सेंटर कर दूं, कलर क्या हो गया, ऑरेंज हुआ। एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट नाम लिख लो। अच्छा, सेकंड तरीका हमारे पास कौन सा है इसका, हमारे पास है RGB। RGB में देखो, ये पॉसिबली एक हमारे पास फंक्शन है, जैसे आपने प्रोग्रामिंग वगैरह में फंक्शन यूज किए थे, और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट पैरामीटर में क्या होगा, रेड की वैल्यू होगी, सेकंड में ग्रीन की वैल्यू होगी, और थर्ड में ब्लू की जो है वैल्यू होगी। मोस्टली जितनी भी कलर्स होते हैं वो तमाम के तमाम कलर्स इन तीनों कलर्स से मिलके बन रहे होती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब एक और चीज है, इनकी एक रेंज है 0 से 255। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको दिया 0, जब मैंने 0 दिया तो उसका कलर क्या बना, ब्लैक। यहाँ देखो, रेड कलर किया है इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, कलर ग्रीन होगा, क्योंकि इनकी वैल्यू मैं पूरी फुल कर रहा हूँ। क्या होगा, ब्लू होगा। अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। मैंने बोला कि यार तकरीबन 100 कलर आप यहाँ से लो, 200 आप यहाँ, तो देखो ये डिफरेंट कलर बन गया। अब यहाँ से भी हमने 100 ऐड किया, तो अब क्या होगा, 200 ऐड करते हैं, कलर चेंज हो गया। यानी हम अगर हमें वैल्यूज वगैरह याद है तो हम यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या होता है, हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब हेक्साडेसिमल क्या है कि 0 to F, यानी 0 से 9, फिर 9 के बाद ABCDEF स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेक्साडेसिमल कलर हम किस तरह से देते हैं, हैशिंग टैग के जरिए। ठीक है, अब इसके भी जो है हमारे पास कितने होते हैं, 4 पैरामीटर्स होते हैं। आप 3 भी दोगे तो चल जाएगा, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, छोटी 4 नहीं 6 होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट 2 करेक्टर्स है हमारे पास, जैसे नॉर्मली ये है। ठीक है, 2 करेक्टर हमने ये यूज किया, ये दोनों क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट वाले रेड, और सेकंड 2 हमारे पास ग्रीन, और थर्ड क्या है, ब्लू। नॉर्मली अगर मैं इसको FF दूं तो ये क्या होना चाहिए, रेड। देखो रेड कलर हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रीन। तो ग्रीन को भी मैंने फुल कर दिया, तो हमारे पास रेड और ग्रीन दोनों मिलके येलो कलर बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कलर्स आपको देखने हैं, हेक्साडेसिमल कलर पिकर आपके पास है, आपको जो भी कलर बनाना है यहाँ पे देखो, जो भी कलर सेलेक्ट करना है यहाँ से बनाना है। ये आपको क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज दे रहे हैं। देखो RGB की वैल्यू भी दे रहा है कि रेड ग्रीन ब्लू किस तरह से होगा, CMY की भी दे रहा है। ठीक है, HSV आई सैचुरेशन भी दे रहा है। ठीक है, और ये आपके पास हेक्साडेसिमल, जस्ट कॉपी करो इसको यहाँ से, और जैसे ये कलर मैंने बनाया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास वो कलर इम्प्लीमेंट हो रहा है।
तो इसमें कोई जो है टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास जो है 3 स्कीम नॉर्मली मैंने बताया। तो बाकी चीज़ें जो हम कहाँ पढ़ेंगे, CSS के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी कंप्लीट चीज़ें पढ़ेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर हमारे पास आता है HTML CSS। अच्छा, स्टाइल्स। अब नॉर्मली हम लोग जो यूज कर रहे थे वो क्या था, इनलाइन CSS था हमारे पास, ठीक है। लेकिन CSS को हम लोग तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अब वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है इनलाइन CSS, के इनलाइन CSS होता है, इंटरनल CSS होता है, और थर्ड हमारे पास होता है एक्सटर्नल CSS। तो जब हम CSS पढ़ेंगे तो हम इन्हीं तीनों के ऊपर काम कर रहे होंगे, और मोस्टली हमारा काम होगा एक्सटर्नल CSS के ऊपर। स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। इससे क्या फायदा है कि हमारा एक तो बहुत सारा काम कम होता है, टाइम बचता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। यानी फॉर एग्जांपल अब भी आप एक वेबसाइट बनाते हो, कम से कम उसके 5 से 6 पेजेस तो होंगे, ठीक है। अब इन 5 से 6 पेजेस को हमें क्या करना है, सेम तरीके से डिजाइन करना है, ताकि इससे ये लगे कि ये सेम टेम्पलेट का जो है पार्ट है। उसके लिए क्या होगा कि CSS हमें बहुत हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? क्योंकि इससे हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे, और उस एक्सटर्नल फाइल को हम क्या करेंगे, तमाम पेजेस के अंदर कॉल करेंगे। उससे ये फायदा होगा कि जो भी क्लासेस या आईडीज वगैरह हमने यूज किए वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। एक दफ़ा हमने लिखा है और बस हमें क्या करना है, उनको कॉल करना होगा। तो ये हम प्रैक्टिकली करके बता दूंगा कि किस तरह से ये बेसिकली होता है। So you can control the color, font, the size of text, the spacing between elements, how elements are positioned and laid out, what background images or background colors are to be used। यानी CSS के साथ आप तमाम चीज़ें कर सकते हो, साइजिंग वगैरह, सेटिंग, पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो आप। अच्छा, the word cascading means that a style applied to a parent element will also apply to all children elements within the parent। फॉर एग्जाम्पल आप एक टैग लेते हो HTML का H1, जिसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग 1। आपने क्या किया, हेडिंग 1 की प्रॉपर्टीज चेंज करके आपने कस्टम प्रॉपर्टीज उसको असाइन किए, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि आपके उस पेज के अंदर जितनी भी हेडिंग्स होंगी H1, जितने भी हो, चाहे 100 हो या चाहे वो 10 हो, चाहे वो 2 हो, वो प्रॉपर्टी उन तमाम के अंदर जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हमारे पास यूजिंग CSS हम क्या कर सकते हैं कि CSS को तीन तरीके से हम लोग कॉल कर सकते हैं। एक था इनलाइन, जो हम क्या कर रहे थे, स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करके हम का यूज कर रहे थे, ठीक है, जो नॉर्मली ऊपर हमने यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट पढ़ा था। सेकंड हमारे पास क्या होता है, इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्टाइल एलिमेंट के अंदर। HTML के अंदर जो हम ऊपर लिखते हैं हेड टैग, ठीक है, तो उस हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल का एक एलिमेंट ओपन करते हैं और उसके अंदर CSS के सारे टैग कोडिंग हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या करता है कि एक्सटर्नल के लिए हम लोग एक्सटर्नल CSS फाइल सेव करके रखते हैं, और लिंक के एलिमेंट के जरिए हम क्या करते हैं, उसको अपने वेब पेज के साथ लिंक करवाते हैं। अच्छा, इनलाइन CSS हमने यूज कर लिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एग्जांपल जरूर दूंगा आप लोगों को इनलाइन CSS का। यहाँ पे देखो कि H1 है हमारे पास, तो मैं एक और H1 लिखता हूँ और इसको मैं करता हूँ हेडिंग 2, और इसको मैं कर रहा हूँ हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 और हेडिंग 2 मैंने किया। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको स्टाइल दिया है इनलाइन स्टाइल, और यहाँ पे भी मैंने H1 नहीं लिखा है। अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं। देखो जस्ट ये क्या हो रहा है, H1 के लिए स्टाइल हो रहा है, H2
में ये अप्लाई नहीं हो रहा है स्टाइल। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस बेसिकली ये क्या, हम स्पेसिफिक अगर एक एलिमेंट को यूनिक रिकॉर्ड, यानी फॉर यूनिक रिकॉर्ड नहीं, यूनिक डिजाइन अगर हमें अप्लाई करना हो किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन सीएसएस को यूज करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस बेसिकली क्या है कि हम उसी पेज के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल उस पेज के हेड के जो हेड वाला जो पोर्शन है हमारे पास, वहां पे स्टाइल का टैग ओपन करके हम क्या करते हैं, सीएसएस की कोडिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक पेज लिया, जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन पेज है, वहां पे हमने क्या किया, एक डिजाइन हमने पूरा क्रिएट किया इनलाइन सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस के ऊपर। अब इंटरनल सीएसएस से बेसिकली क्या होता है कि अगर एक पेज आपको, पूरा का पूरा पेज देखो, इनलाइन के अंदर हम क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक एचटीएमएल टैग की बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनलाइन इंटरनल सीएसएस की बात कर रहा हूँ। इंटरनल सीएसएस हम लोग किस लिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें एक पेज का डिजाइन यूनिक बनाना हो अपने बाकी डिफरेंट पेजेस से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ये कि लॉगिन पेज देखो डिफरेंट होता है बाकी पूरे के पूरे वेबसाइट से, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो हमारा लॉगिन पेज होगा उसके लिए हम लोग इंटरनल जो है सीएसएस यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इंटरनल सीएसएस बेसिकली किस तरह से यूज होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेड के पोर्शन के अंदर यहाँ पे हम स्टाइल ओपन करेंगे। अब इसकी टाइप हम क्या देंगे, टेक्स्ट स्लैश सीएसएस। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश हमने सीएसएस दिया। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट होता है, उसकी सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो जरा सा मैं ये जो इनलाइन सीएसएस था इसको मैं फिलहाल अभी खत्म कर रहा हूँ। यहाँ पे होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है सिलेक्टर। अब सिलेक्टर फॉर एग्जांपल हमने बोला जो HTML का टैग या HTML की जो एलिमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं H1। ठीक है, तो H1 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। ठीक है, हमने क्या करना है कि H1 की प्रॉपर्टी में के अंदर चेंजेस ला रहे हैं कि ऑलरेडी एज अ डिफॉल्ट जो भी चीज़ें H1 के अंदर अवेलेबल है, H1 हेडिंग के अंदर अवेलेबल है, तो उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ जो हेडिंग 1 है, तो हेडिंग 1 बेसिकली क्या हो कि ऑलरेडी सेंटर पे आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पे देखो जस्ट मैंने सिर्फ एक H1 पे लिखा था, और उससे क्या हो रहा है कि जितने भी 100 हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हेडिंग 1 हमारे वेब पेज के अंदर कॉल होंगी, उन तमाम की तमाम की जो स्टाइल होगा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, HTML1 का जो हमारे पास टैग है उसके अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो दोनों सेंटर आ गए। अब मुझे कलर करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कलर भी इसका चेंज कर रहा हूँ। कलर भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसको मैं क्या देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अभी जो बैकग्राउंड कलर देखो H1 का हमेशा कहाँ जा रहा है, एंड तक जा रहा है। बेसिकली क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है, इसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज के अंदर ये सेट हुई हैं चीजें कि जब भी हम H1 को कॉल करें तो इसके जो पेरेंट होगा, यानी पेरेंट लेआउट जो भी होगी, उसकी जितनी भी साइज होगी, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसके साइज में जाके एडजस्ट कर देगा अपने आप को। यानी जैसे मैंने कहा था कि विड्थ अगर हम 100% रखें, इस स्क्रीन की जो भी स्क्रीन आएगा, वो एलिमेंट क्या करेगा, अपनी साइज को स्क्रीन के मुताबिक जो है 100% एडजस्ट कर देगा। अच्छा, ये नहीं है, आप इसकी विड्थ वगैरह भी जो है आप सेट कर सकते हो। मैंने जैसे लिखा यहाँ पे 50%, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे 50% भी आ गया। और बात है कि हमने क्या किया था कि जो टेक्स्ट है हमारा, हमने उसको सेंटर किया था लेकिन अपने ब्लॉक को सेंटर नहीं किया था। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है H1 का। ये डिस्टेंस किस तरह से हम लोग खत्म करते हैं, जैसे मैंने कहा था मार्जिन। मार्जिन किस लिए हम लोग यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल
एक एलिमेंट है उसके आउटसाइड अगर आपको स्पेस देना हो या स्पेस कम करना हो तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ को मार्जिन जब मैंने 0 किए तो क्या हो गया, दोनों था के साथ मिल गए। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला जो 0 पिक्सल था इसका मतलब क्या है कि टॉप मार्जिन, ये क्या था राइट मार्जिन, और थर्ड वाला है बॉटम मार्जिन, और फोर वाला क्या है राइट मार्जिन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टॉप में मुझे कुछ स्पेस देना हो तो मैं क्या करूंगा, 10 मैंने दिया टॉप में। अब यहाँ पे देखो कि ये जो हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये जाके मिल गया है। तो यहाँ पे अगर मुझे स्पेस देना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं स्पेस दूंगा। देखो यहाँ पे क्या कर दिया इसने, लेफ्ट साइड पे स्पेस प्रोवाइड किया। अच्छा अगर मैं इन दोनों को ऑटो कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या किया, एडजस्ट किया। अब ये दोनों क्या है, जैसे मैंने कहा कि ये टॉप क्या है हमारे पास, ये टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये लेफ्ट है। अब अगर मुझे टॉप, मैं सॉरी लेफ्ट और राइट और लेफ्ट, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऑटो कर दिया, यानी ऑटोमेटिकली आप क्या करो उसके मार्जिन को एडजस्ट कर दो। क्या फायदा हुआ मुझे कि ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया है मेरा हेडिंग 1। ठीक है। अभी पता है किस चीज को समझ रहे हैं, समझना ये कि सिलेक्टर बेसिकली क्या होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया पैराग्राफ, पैराग्राफ है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा P, तो इसको मैं जस्ट सेंटर कर रहा हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये सेंटर हो गया। अब इसके अलावा मैं जितने भी पी लूंगा वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली उनके ऊपर ये CSS से इम्प्लीमेंट होता जाएगा। तो ये था इंटरनल CSS। ठीक है। अब एक्सटर्नल CSS कौन सा है, उसे हम CSS के अंदर पढ़ेंगे जब CSS आएगा, या CSS सेट के मैंने हो सकता है अगली क्लास के अंदर जो आपको पढ़ाया। उसमें बेसिकली होता कुछ भी नहीं है, हम इस तरह से यहाँ बना देते हैं एक फाइल हमने बनाया style.css, फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, .css देना आपको ज़रूरी होता है। तो नॉर्मली अगर मैं इसको डिलीट करके अभी आपको समझा देता हूँ तो बेस्ट रहेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक रियल हमने बताया कि क्या है, ये जो है स्टाइल शीट है। हाइपर रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि ले पाथ देते हैं कि कहाँ से हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक फोल्डर पहले बना हुआ है CSS का, और उसके बाद अंदर है style.css। क्लोज किया, अब रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोई फॉर्मेटिंग ही नहीं दी। अब देखो जस्ट मैंने ये पेज कॉल किया है, और यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं H1 को फॉर्मेट जो है डिफाइन करने जा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कलर रेड मैंने लिखा, तो कलर रेड हो गया हेडिंग 1 का। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है। उसके लिए क्या हो गया, सेंटर हो गया। यानी अब एक्सटर्नल जो फाइल है हमारा वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे इजीली काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है इन तीनों में कि किस तरह से ये यूज होते हैं और किस तरह से हम इनको कॉल करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी को है स्टूडेंट को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना? नो सर। ठीक है, तो हम आगे जाते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है लिंक्स। अच्छा लिंक्स बेसिकली क्या है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इसके मेन्यूज हैं, मैं CSS के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ चला गया, CSS वाली पेज पे। जब मैं HTML पे आ रहा हूँ तो मैं कहाँ गया,
HTML वाले पेज पे आ गया। जैसे एसक्यूएल पे क्लिक किया तो मैं एसक्यूएल वाले कोर्स पे चला गया, पाइथन पे जब मैंने क्लिक किया तो मैं पाइथन वाले कोर्स पे चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिंक्स। तो लिंक्स बेसिकली किस लिए हमें यूज होते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज अगर हमें जाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक्स यूज करेंगे। तो पे फॉर एग्जांपल हेडिंग एक ले लेते हैं 3, और उस हेडिंग 3 के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ मेन्यूज बना रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्टेक्ट्स, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि फॉर एग्जांपल ये हमने मेन्यू बनाया। अब इस मेन्यू को हम क्या करेंगे, स्टाइल की मदद से इसको मैं थोड़ा सा सेंटर भी कर देता हूँ। नॉर्मली बनाया, कोई डिजाइनिंग वगैरह नहीं की, बस मुझे लिंक समझाना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, H1 मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ कि ये कौन सा पेज है। ये हमारा क्या हो गया, होम पेज हो गया। अब यहाँ पे एक और हम पेज लेंगे, हमने लिखा about.html। ये क्या बना, एक और पेज हमने बनाया अबाउट के नाम से। तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तमाम के तमाम टेक्स्ट को। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेलकम टू अबाउट पेज। ठीक है, तो ये दूसरा मेरा एक फाइल बढ़ गया। अब थर्ड मुझे क्या बनाना है, contact.html। तो यहाँ पे भी सेम काम मैं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पेज। ठीक है, तो तीन यहाँ पे बन गई है। एक इंडेक्स के नाम से इसको हमने लिखा होम पेज, सेकंड हमारे पास है अबाउट अस पेज, और थर्ड हमारे पास है कॉन्टेक्ट अस पेज। ठीक है, अब इन तीनों पेजेस को मुझे क्या करना है, एक दूसरे के साथ लिंक करना है। अब लिंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो सबसे फर्स्ट में क्या है, इंडेक्स में आया। तो इंडेक्स में मैं जब क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जब मैं होम के पेज पे क्लिक करूं तो मेरे पास कौन सा पेज ओपन हो के आए, index.html, क्योंकि index.html हमारा होम पेज है इसलिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए हाइपर रेफरेंस का जो है टैग हमारे पास यूज होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हाइपर रेफरेंस का टैग यूज किया जो लिंक ले यूज होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम पाथ देंगे अपने पेजेस का। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जब कभी भी मैं होम के ऊपर क्लिक करूँ तो index.html का जो है पेज ओपन होके आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, index.html। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहीं पे मैंने क्लोज किया, ये बात नोट करना, क्योंकि लिंक जब ओपन होता है उसके बाद जहाँ कहीं भी आप ऑफ करोगे उसके बीच में जो चीज़ें भी आ रही होंगी वो तमाम की तमाम चीज़ें लिंक बन जाएंगी, चाहे वो इमेजेस हो, चाहे वो टेबल हो, कुछ भी हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, अबाउट अस। तो सेम हाइपर रेफरेंस हमने किया, और हाइपर रेफरेंस करने के बाद यहाँ पे अबाउट अस के बाद हमने इसको क्लोज भी किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब कभी भी अबाउट अस के जो अबाउट अस का मेरे पास पेज है, मैं अबाउट अस को क्लिक करूँ तो ओपन होके आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, about.html, जो ये पेज हमारे पास about.html का बना हुआ है। थर्ड हमारे पास क्या है कि हाई हाइपर रेफरेंस, हम क्या है, contact.html के फाइल है। ठीक है, तो तीनों को हमने लिंक किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये सारे लिंक भी हो गए। यहाँ पे देखो उनके नीचे अंडरलाइन भी आ गया और उनका कलर भी चेंज हो गया। अब जैसे ही मैं होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं होम पेज पे ऑलरेडी हूँ। यहाँ पे देखो यूआरएल पे आपको शो हो रहा होगा index.html। अब जैसे ही मैं अबाउट अस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, about.html हो गया, और यहाँ पे ये पेज भी चेंज हो गया। जैसे हमने ये पेज बनाया था ना, अबाउट हमने लिखा था क्या, वेलकम टू अबाउट अस पेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक नहीं है। क्यों लिंक नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट लिंक जो है इंडेक्स के फाइल के अंदर दिए थे, हमने लिंक्स को अबाउट अस के अंदर भी नहीं दिया और contact.html के अंदर भी नहीं दिया। अब मैं क्या करूँगा, जस्ट नॉर्मली टाइम बचाने के लिए मैंने कॉपी किया index.html से सेम चीज़ें, और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किए।
ठीक है, अब यहाँ देखो तीनों पेजेस के अंदर हमने लिंक्स डाल दिए। तो कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस पे करोगे तो अबाउट अस, होम पे करोगे तो होम आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों देखो आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए नॉर्मली। अब एक बात और याद रखना कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूँ, कहाँ जाऊँ, गूगल की वेबसाइट पे जाऊँ। तो मैं जस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे गूगल मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जस्ट यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल वी किया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देते हैं, हमेशा मैंने कहा था कि पाथ देते हैं कि कौन सा वेबसाइट या कौन सा पेज हमें ओपन करना है। रिफ्रेश किया, अभी कौन सा पेज है, अबाउट वाले पेज के अंदर हमने दिया था। ये देखो जैसे हम गूगल के ऊपर क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ ले जाएगा, गूगल के वेबसाइट पे ले जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप कोई भी किसी भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब कोई इमेजेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक लोगो का इमेज पड़ा हुआ है। इमेज हम किस तरह शो करते हैं, IMG। उसके बाद हम सोर्सेस देते हैं। हम सोर्स में क्या देते हैं, हम लोग पाथ देते हैं। तो पाथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे logo.png का फाइल है। एसेट्स स्लैश, क्योंकि एसेट्स फोल्डर है, फोल्डर के बाद हमने स्लैश लगाया कि फोल्डर के अंदर logo.png का जो एक फाइल हमारे पास रखी हुई। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इमेज आया। इमेज को लिंक करना है तो हम क्या करेंगे, ए हाइपर रेफरेंस। ठीक है, पे क्या देना है मुझे, मैं चाहता हूँ कि www.com पे जाए। ठीक है, मेरे वेबसाइट पे चला गया, रिफ्रेश किया मैंने। अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे आता है। यहाँ पे रिफ्रेश किया, उसके बाद जैसे हमने क्लिक किया तो उसको कहाँ जाना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर। देखो वेबसाइट के ऊपर आ गया। ये चीज़ नोट करना है कि आपको प्रॉपर जो है URL देना होगा वेबसाइट का। ठीक है, तभी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि लिंक किस तरह से देते हैं। यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, सेल्फ क्या करता है, ये टारगेट का टेक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, उसकी वैल्यूज ये होंगी। ओपन करता है डॉक्यूमेंट को इन दिस सेम विंडो टैब एज वाज क्लिक। जैसे नॉर्मली अभी हम क्लिक कर रहे हैं ना, अबाउट से होम, होम से कॉन्टेक्ट, देखो सेम टैब के ऊपर ओपन हो रही है। तो ये यानी डिफॉल्ट में हमारे पास क्या सेट होता है, डिफॉल्ट में जो है हमारे पास ये जो सेल्फ का जो एट्रीब्यूट है, या टारगेट के अंदर सेल्फ की जो वैल्यू है ये यूज हो रही है। उसके बाद क्या है, ब्लैंक। ओपन द डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो और टैब। अब ये क्या करेगा, न्यू टैब के अंदर ओपन करेगा। फॉर एग्जांपल कि अब हम यहाँ पे हम आते हैं, जैसे हमारे पास ये URL था, हम होम पे लगा के मैं आपको सच दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, टारगेट को यूज करते हुए अंडर स्क्वायर और यहाँ पे ब्लैंक किया। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास लिंक था हाइपर रेफरेंस का, और यहाँ पे क्या, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, रिफ्रेश किया हमने तो होम के ऊपर index.html में दिया। ठीक है, तो हम index.html में पहले आएंगे। अबाउट अस के पेज के अंदर जो index.com.php है, देखो इसके अंदर आने के बाद
देखो हमने क्या किया है, about.html के अंदर जस्ट हमने ये कोड लिखा है और बाकी पेजेस के अंदर ये कोड अभी तक हमने नहीं लिखा टारगेट का। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमें क्या करना होगा, about.html के पेज के ऊपर आना होगा और उसके बाद जब हम होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक पेज है, ठीक है, एप सेल्स का। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड पे आ गया। तो दोबारा अगर अबाउट के अंदर मैं होम को क्लिक करूँ तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन होके आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से इमेज के अंदर अगर आप टारगेट लगाओ, ये टारगेट जो ब्लैंक है उसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारे काम का है, क्योंकि इसको क्या करेंगे हम, about.html, ठीक है। तो about.html के अंदर हम खड़े हुए हैं, हमने क्या किया, इस इमेज को जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन हो गया। तो हमारी वेबसाइट ओपन के ओपन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेरेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट इन द पेरेंट फ्रेम। अच्छा, पहले हमारे पास क्या होता था कि फ्रेम का एक कॉन्सेप्ट होता था, तो फ्रेम को भी हम यूज करते थे डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। यानी वेबसाइट अगर डिजाइन करना हो तो उसके लिए हम क्या करते थे, पार्टीशन डिफाइन करते थे फ्रेम के ऊपर, तो उसके ऊपर हम काम करते थे। लेकिन अभी यूज नहीं होता फ्रेम मोस्टली। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी फ्रेम के ऊपर हमें शो करना होता था तो हम क्या करते थे, तो पेरेंट हम यूज करते थे। ऑटोमेटिकली क्या होता था कि वो जो पेरेंट फ्रेम जो भी होगा उसके ऊपर जाके डायरेक्ट वो लिंक ओपन हो जाती थी। क्या ओपन्स द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ विंडो, ठीक है। तो टॉप भी करके देख लेते हैं कि टॉप में क्या आ रहा है हमारे पास। फोटोस के पेज के अंदर है, क्लिक किया हमने, नॉर्मली देखो जैसे हमारे पास सेल्फ आ रहा था उसी तरीके से ये भी ओपन हो गया। तो ये हमारे पास था लिंक, ठीक है। बाकी इसको कलर चेंज वगैरह हम CSS के अंदर देख लेंगे कि किस तरह से ऑन माउस ओवर वगैरह हमारे पास है। तो इमेजेस भी हमने देख ली हैं चीज़ें। और अब मैं आपको ये बताऊंगा फेविकॉन। जो किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जो टाइटल बार के अंदर जो लोगो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, छोटा सा, ये किस तरह से आ रहा है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है कि यू कैन यूज एनी इमेज यू लाइक एज योर फेविकॉन, यानी आपका जो आइकॉन होगा वेबसाइट का फेवरेट, आप उसको किसी भी इमेज को यूज कर सकते हो। यू कैन आल्सो क्रिएट योर ओन फेविकॉन ऑन साइट्स लाइक। अभी वेबसाइट यूज होता है कि अगर कोई आइकॉन वगैरह आपको बनाना हो कुछ से। अब जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक लोगो मौजूद है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PNG टू आइकॉन कन्वर्टर, हम क्या करेंगे, अपने JPG या PNG फाइल को कन्वर्ट करके देखेंगे किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। और जस्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम आए, तो डेस्कटॉप पे आने के बाद ये मैंने सेलेक्ट किया। तो सेलेक्ट करने के बाद अच्छा ये देखो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे हमारे पास देखो आइकॉन के फॉर्मेट में ये आ गया है। तो सेलेक्ट करके हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो मैं डायरेक्टली जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो तो क्या हो गया, avsw.ico, ठीक है, फॉर्मेट में आ गया जो फॉर्मेट आपको चाहिए था। एक्सटेंशन मोस्टली अगर इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट ये लिंक किया, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये हम कहाँ कॉल करेंगे, इसको हेडर पे। अब मुझे क्या करना है कि इसको मुझे चेंज करना होगा पाथ को। तो क्या ASW, ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद हम जस्ट क्या करेंगे, इसको कहाँ गया ये फाइल, पेज कौन सा, जिसके अंदर तो आपको देना होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देखो ये आइकॉन क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। जिस पेज के ऊपर आप कॉल करोगे उस पेज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो मैं तीनों पेजेस के अंदर किया था तो तीनों पेजेस के अंदर ये चेंज हो गया। ये हमारा आज का क्लास था।
आज इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग से लेकर फेविकॉन तक पढ़ा। 2 4 6 7 8, ठीक है, 8 क्लासें हमने ली हैं। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी को पिछली क्लास से या आज की क्लास से तो पूछ सकता है। नो सर। नो सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। चलें फिर मैं जो है क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है, और मैं वीडियो लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके सर।